डीएनए सीक्वेंसिंग। देखिए, कल हमने बात किया था कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बेसिक केमिकल है जिससे हमारा जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल, वो पदार्थ जिसके द्वारा हमारी आनुवांशिकी, हमारा जो ट्रांसफर, जो हेरिडिटी है, जिससे हम गुणों को प्राप्त करते हैं। ये बात निश्चित है कि हम सभी जीव, ये बहुत बेसिक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। हर व्यक्ति इस बात को, चाहे उसने विज्ञान पढ़ा हो ना पढ़ा हो, गांव का किसान, हर कोई इस बात को समझता है कि हम अपने माता पिता से अपने गुण प्राप्त करते हैं। हम जो अपना जीवन प्राप्त करते हैं, हम अपने जीवन के जो गुण प्राप्त करते हैं, वो कहाँ से आते हैं हमारे भीतर? वो हमारे माता पिता से आते हैं। गांव की दादी, नानी, हर कोई जो बच्चा पैदा होता है तो मैचिंग करने लग जाते हैं। इसकी नाक दादा जैसी है, मम्मी जैसी है, आँख है उसके जैसी है। फैमिली के अंदर में जो मिलान करते हैं, क्योंकि हम सबको इस बात की एक बेसिक समझ है कि हम अपने गुण पेरेंट से अपने प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बेसिक बात सबको पता है। परंतु ये जो गुण किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। जब साइंस में रिसर्च हुई, साइंस की खोज हुई, साइंस की विज्ञान की समझ पैदा होने लगी, लोग कार्य कारण के सिद्धांत पर बात करने लगे कि भाई कोई काम है, कुछ हो रहा है, निश्चित है, ये बात ठीक है कि हम गुण प्राप्त कर रहे हैं, पर गुण प्राप्त कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? वो क्या चीज है जिससे हम वो गुण प्राप्त करते हैं? तो इस कारण की खोज करने की कोशिश की गई। जब ये खोज की गई तो इसमें मेंडल है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाते हैं, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट हैं। बाद में वॉटसन एंड क्रीक है जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, और बीच में कई लोग हैं जिन्होंने ये बात को समझाया कि हम लोग जो अपने गुण प्राप्त करते हैं, लोगों को उन पर संदेह था, कई चीजों पर, डीएनए पर, प्रोटीन पर, आरएनए पर। परंतु अंत में ये तय हुआ कि ये डीएनए नाम का जो सब्सटेंस है, इस डीएनए नाम के सब्सटेंस से ही हम अपने गुण प्राप्त करते हैं। ये जो हेरिडिटी चली आ रही है करोड़ों साल से, अरबों साल से, इस हेरिडिटी के लिए एक विशेष पदार्थ जिम्मेदार है जिसका नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड, एक नाइट्रोजन का बेस होता है जिसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। इसको लिखूं, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके भीतर, और ये न्यूक्लियोटाइड 4 तरीके के हो सकते हैं। तो ये 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, जिसमें होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 तरीके के, और इनको एब्रिविएशन में ए, जी, सी और टी ये लिखा जाता है। और इनके डबल स्ट्रैंड होते हैं, इनका अपना एक रिलेशन है एक दूसरे के साथ में। तो ये इनका एक खास सीक्वेंस है। ऐसे ए, जी, सी और टी, ऐसे ए, जी, सी, टी। किसी का माइक्रोफोन ऑन तो जरा बंद कर ले। तो ऐसे ए, जी, सी, टी के बिलियन, 3 बिलियन बेस है। मतलब ये ए, जी, सी, टी को आप 3 बिलियन बार रिपीट कर दीजिए और रैंडमली करिए। मतलब हर एक का अपना एक खास सीक्वेंस है, पूरी तरह रैंडमली नहीं है, पर आप ये मान के चलिए कि 3 बिलियन बार ये ए, जी, सी, टी घूम रहे हैं। कहीं जी, जी, ए, कुछ भी सीक्वेंस, वो एक सीक्वेंस है।
तो ये जो सीक्वेंस है डीएनए का, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। इस चीज को मैं 3 मिलियन बार लिखते जाइए, कुछ भी हो सकता है वो, ऐसे ऐसे, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज है। इस तरीके से ये 3 मिलियन बार लिखेंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम? सोचिए कहाँ तक लिखते जाएंगे। मेरे ख्याल से कई, अगर हम पेन से लिखें तो कई किलोमीटर, क्योंकि नॉर्मली इन दो सीक्वेंसेस के बीच में कितना, 1 या 10 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है। शायद 1 नैनोमीटर होता है, 10 का भी नहीं होता। जो एक पूरा पेयर होता है उसमें 10 नैनोमीटर का डिफरेंस था। एक आर्मस्ट्रॉन्ग का इन दोनों में गैप है, दैट इज 1 raised to power -10। इतना गैप है, और ऐसे ये 3 मिलियन सीक्वेंस हैं, तब भी ये सीक्वेंस कुछ मीटर की है, करीब 3 मीटर ये सीक्वेंस होती है। तो इसी से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सीक्वेंस बन जाएगी। अगर हम इसे इस साइज में, जिस साइज में मैं लिख रहा हूँ, ये लिखूं तो ये कई किलोमीटर तक पहुंचेगी। अब इंसान ने इसकी खोज तो कर ली, वॉटसन क्रिक ने इसको तो बता दिया कि ये डीएनए सीक्वेंसिंग जो है, डीएनए का इस तरीके से अरेंजमेंट है। इंसान की एक वो थी कि इंसान जानना चाहता था कि एग्जैक्टली कहाँ ए है, कहाँ जी है, कहाँ सी है, कहाँ टी है, कहाँ टी, क्या चीज कहाँ पर है। हमें ये तो पता है कि इन चारों से मिलकर है, पर कौन सी चीज कहाँ पर है, और हो सकता है उससे हम बहुत कुछ जानकारी इकट्ठी कर सकें। तो इस काम को करने की इच्छा थी इंसान की, और इस काम को बोला जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। हम हो सकता है एक क्रोमोसोम या एक हिस्से की सीक्वेंसिंग कर सकें, फिर धीरे धीरे ये तय किया गया कि नहीं, हम पूरे डीएनए को, जो इंसान का पूरा डीएनए है, उसको सीक्वेंस करेंगे। मतलब उसमें ये जानेंगे, अगर हमें ये पता चल जाए कहाँ ए है, कहाँ जी है, कहाँ सी है, कहाँ टी है, तो हम अपने लैब में भी बैठ के डीएनए बना सकते हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे प्रिसाइजली कौन सी चीज कहाँ पर है, तो मैं डीएनए को घर पे भी बना सकता हूँ, अपने लैब में बना सकता हूँ। बिल्कुल, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, तो साइंटिफिकली जो चीज हो सकती है तो थ्योरेटिक वो बिल्कुल हो सकती है। तो इस बात को करने के लिए, इस काम को करना, इस सीक्वेंस को जानना, ये सीक्वेंस है क्या, यही कहलाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसका एक सबसेट है, ठीक है। उसमें एक्चुअली में डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं की जाती है, उसमें कंपैरिजन किया जाता है उन हिस्सों का जो इंसान के, और मतलब इंसानों में जो वेरी करते हैं। जैसा हमने कल बात किया था कि हम इंसानों में 99% ऑफ डीएनए सेम होता है। मतलब सभी में सीक्वेंस, 99% सीक्वेंस एक ही रहेगी, केवल 1% डीएनए हमारा वेरी करता है इंसानों के अंदर। आपका मेरा अगर डीएनए चेक किया जाएगा और ये सीक्वेंस बनाई जाएगी, तो हम ये देखेंगे कि 99% तो एक ही है सबका, केवल 1% ही वेरिएशन आएगा। तो उस 1% हिस्से पर वेरी वो करते हुए, टारगेट करते हुए, केवल उन हिस्सों का जहां वेरिएशन नोट किया जाता है, उन्हीं का कंपैरिजन किया जाता है। उस काम को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम केवल, क्योंकि यहाँ उद्देश्य इसको पढ़ना जानना नहीं है कि 3 मिलियन सीक्वेंस, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें केवल उद्देश्य यह है कि दो लोगों की पहचान करनी है, और पहचान करने के लिए उनके अंदर क्या भिन्नता है, हमें उस पर टारगेट करना पड़ेगा। तो हमारी भिन्नता केवल 1% में ही लाई करती है, तो हम उतने ही हिस्से पर काम करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो और इसी डीएनए सीक्वेंसिंग का जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को पहचानना कोई छोटा काम नहीं था, ठीक है, ये बहुत बड़ा काम था। तो बेशक इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, परंतु इसमें क्योंकि पैसा बहुत लगना था, मेहनत बहुत लगनी थी, क्योंकि कोई एक आदमी नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों का ग्रुप चाहिए। तो इसके लिए इंटरनेशनल साइंटिस्ट कम्युनिटी ने, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें इस पूरे जीनोम को, इंसान के पूरे जीनोम का अध्ययन किया गया, उसकी ये जो सीक्वेंसिंग है वो की गई। तो उसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसमें पहली उसको रीड किया गया था, 2000 के बाद उसमें
उसे राइट किया जाना भी शुरू किया गया। जो बात मैं बोल रहा था कि उसको अगर हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है तो हम उसको बना भी सकते हैं, तो आज उसको फिर बनाने की कोशिश शुरू की गई। जो मैं तीनों प्रोजेक्ट राइट करके फिर डब्ल्यू लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने बात कर रहे थे जीन थेरेपी की। हमने बात की कि जीन जो थेरेपी होती है, तो जीन थेरेपी किस तरीके से, जीन थेरेपी की हमने कल बात की थी कि जीन थेरेपी में क्या क्या मोटे मोटे सिद्धांत हैं, क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जीन जो है हमारे इन्हीं डीएनए के जो सीक्वेंस है इनके ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये डीएनए का एक ग्रुप होता है। किसी ग्रुप में 10,000 सीक्वेंस हो सकते हैं, किसी में 1 लाख हो सकते हैं। ऐसे करीब हमारे शरीर में 30,000 डीएनए है, जीन है। इन 3 बिलियन में मिल के 30,000 जीन्स होते हैं हमारे शरीर में लगभग। ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लगभग 30,000 जीन्स होते हैं। और ये एक जीन एक खास गुण के लिए जिम्मेदार होता है, एक खास मॉर्फोलॉजिकल फीचर के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा जो एक गुण होगा उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, ये 30,000 जीन होते हैं। तो हम इस जीन थेरेपी में ये करने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई एक मॉर्फोलॉजिकल गुण हम ये देखते हैं किसी के अंदर में, वो जीन में प्रॉब्लम है, वो जीन उसके अंदर में गड़बड़ है। तो अगर हम ये देख पा रहे हैं कि किसी का कोई जीन गड़बड़ है, तो उस जीन के लिए हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं हम जेनेटिक लेवल पर। तो ये इस इलाज को, इस चीज को, इस काम को हम बोलते हैं जीन थेरेपी, जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन जीन के अंदर में मॉडिफिकेशन करें फॉर थेरेपेटिक बेनिफिट। ठीक, ये किसी साइंटिफिक और पर्पस के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य थेरेपेटिक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं जीन थेरेपी, जिसमें हम रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जीन को, जिसके कारण एक पर्टिकुलर इशू, एक पर्टिकुलर बीमारी हो रही है, किसी को कोई समस्या खड़ी हो रही है। इस जीन को, जैसे हमने कल बात की थी कि यदि हम डीएनए के अंदर में कोई पर्टिकुलर जीन को रिप्लेस करना चाहते हैं, उसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, उसे रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ खास साधनों की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कि अपने हाथों से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम एटॉमिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर आकर बात कर रहे हैं, जहाँ पर केमिकल्स का एक ग्रुप है। तो वहाँ पर जो भी रिपेयर करना, वो मतलब जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से बहुत लिमिटेड साधन है। उसमें हम कुछ वायरसेस का इस्तेमाल कर दें, क्योंकि कल हमने जैसा समझा था कि वायरस इसी चीज को ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, ये काम वो पहले से कर रहे हैं। तो यदि हम उन वायरस को इस तरीके से ट्वीक कर दें कि वो हमारे लिए काम कर दें, तो ये संभव है। तो ऐसे कुछ वायरल वेक्टर्स बताए गए जो हमारे लिए काम कर दें, और इनको रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और तरीके हो सकते हैं, नॉन वायरल वेक्टर्स के द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हमने एक्स वीवो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, ऐसे सेल जिनको हम इंसान के शरीर से बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल कर उनमें कुछ बदलाव करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं और वापस शरीर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये प्रोसेस एक्स वीवो मॉडिफिकेशन कहलाता है।
अब यहाँ पर जो जीन थेरेपी है उसको एक तो जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर कवर किया गया है, तो जीन थेरेपी को न्यू ड्रग की कैटेगरी में डाला गया है। और उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स अगर आप लोगों को नहीं पता, आपको पता है क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? यस सर, इसके स्टेजेस होते हैं, जैसे कि पहले स्मॉल एनिमल में ट्राई किया जाता है, फिर ह्यूमन पे भी होता है ये। हम्म। तो कोई भी इलाज, कोई भी पद्धति अगर हम फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई दवाई किसी इंसानों को दी जाए। मैंने ये दावा किया, मान लीजिए मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैंने ये दावा किया मेरे पास कोरोना की दवाई मैंने बना ली है, ठीक है। मैं क्लेम कोई भी करता है, किया भी जाता रहता है कि हमने कोरोना की दवाई बना ली है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सभी लोगों को वो दे देंगे कि भाई ठीक है, कोरोना की दवाई बना ली है, डॉक्टर प्रवीण कह रहे हैं, सबको दे दो। ठीक है ये तरीका? नो सर। क्यों? नहीं सर। क्यों? क्या परेशानी? मैं कह तो रहा हूँ कि कोरोना की दवाई बनाई है मैंने। हाँ, बाबा रामदेव ने बताया भी था एक दिन की, उसमें तो एडवर्टाइज भी कर दिया था कि हमने कोरोना का इलाज खोज लिया है। साइंटिफिक अप्रूवल कहाँ मिला सर उसको? जो चीज हमने परीक्षण के तौर पर सही साबित नहीं की तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? कोई भी चीज, कोई भी दावा, कोई भी व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि जी हाँ हमने ये दवा कर खोज ली है, तो उसके ट्रायल होना बहुत जरूरी है। किसी की भी बात को हम यूं ही नहीं मान लेंगे। यहाँ लोगों के जीवन की बात है। हम ऐसा नहीं कि कोई कुछ खड़ा होकर कल को कह देगा कि हमने ये कर दिया है, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है जी, आपने कह रहे हो तो ठीक है, आप बहुत बड़े आदमी हो, कोई बात नहीं, हम सब कुछ दे देते हैं। भाई उसमें लोगों का जीवन इन्वॉल्व है, हम कैसे लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं? तो उसके लिए किसी भी दवा के लिए सबसे पहले कुछ ट्रायल किए जाते हैं लोगों को दिए जाने से पहले, ताकि वो दवा सुरक्षित हो, प्रभावकारी हो। ऐसा ना हो कि उससे लोगों को नुकसान होता हो। बेशक वो कोरोना तो ठीक हो गया, कई एस्पेक्ट हो सकते हैं ना दवाई के। हो सकता है कोरोना तो ठीक हो गया, पता चला उसे 4 नई बीमारी दे दी, तो कोरोना से तो नहीं मरा पर कुछ और से मर गया। तो ये भी गलत है कि हम कोरोना की ऐसी दवाई बनाए। या ये भी हो सकता है कि कोई कुछ भी खड़ा होकर कह दे। भारत में तो बहुत ज्यादा ये है, लोग जगह जगह अपना लेबल लगा के खड़े हो जाते हैं कि फला पद्धति में, आयुर्वेद में, इसमें उसमें राख, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ भी रख के उसको बोल देते हैं कि ये जो है सुश्रुत की हमारी वो है। सुश्रुत और दूसरे कौन थे जो हमारे बहुत पुराने प्राचीन? पतंजलि। पातंजलि। चरक। पातंजलि चरक, पातंजलि का नाम रखो और बेच दो कुछ भी। ऐसा होता है और करते हैं, हमारे यहाँ हो रहा है कि ये चीज होती है जो कि गलत है, अनफॉर्चुनेट है। हमें किसी भी, क्योंकि ये लोग अपने समय के बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, तो इनकी पद्धति को निकाला जाना चाहिए, उनको ढूंढा जाना चाहिए, उनमें फर्दर ट्रायल किए जाने चाहिए, रिसर्च किए जाने चाहिए, और जिसको सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो लोगों के बेनिफिट में हो। हमें उन्हें आउटराइटली रिजेक्ट करना भी गलत है, तो आउटराइटली एक्सेप्ट करने का, क्योंकि उससे बहुत से लोग अपनी दुकान चला सकते हैं, अपनी दुकान को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर सकते हैं। खैर वो एक अलग विषय है। तो हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर में कई स्टेजेस पर के लोगों के ऊपर इनकी जांच की जाती है। पहले जानवरों के ऊपर जांच की जाती है, फिर जानवरों के बाद लोगों के ऊपर जांच की जाती है, वो भी कई दर्जों में जांच की जाती है, और जब वो पास हो जाता है वहां से, तभी वो लोगों को ट्रीटमेंट के तौर पर दिया जाता है। तो यही चीज की एक क्लिनिकल ट्रायल जो जीन थेरेपी भी है, वो एक ड्रग की तरह, एक नए ड्रग की तरह ही ट्रीट की जाएगी, और उसको भी उसी प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स के से गुजरना होगा, तभी ये जीन थेरेपी आगे इस्तेमाल की जा सकती है। माइक्रोफोन किसी का फोन है, किसी का माइक्रोफोन चल रहा है, कृपया बंद कर लें।
तो कल हमने बात की थी कि जीन थेरेपी दो तरीके की है, जर्म लाइन जीन थेरेपी, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है जब हम जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स वो सेल होते हैं जो अभी अनडिफरेंशिएटेड नहीं होते, और वो सेल हमारे उससे पूरा जीव हमारा बन सकता है, पूरा का पूरा इंसान उससे बन सकता है। तो वो जर्म लाइन थेरेपी में भी हम बदलाव कर सकते हैं। और जब ये जर्म लाइन सेल आगे फर्दर डिवाइड होने लगते हैं टिश्यूज की ओर, कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाता है, कोई लीवर बनाता है, तो उसको सोमेटिक सेल बोलते हैं। तो हमने जर्म लाइन थेरेपी को अलाउ नहीं किया है, क्योंकि जर्म लाइन थेरेपी में जो प्रभाव है वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि वो अगर एक बार एक पीढ़ी के अंदर चले जाता है वो बदलाव, हमने जीन के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करने की विज्ञान किसी डॉक्टर ने कोशिश की और वो गड़बड़ हो गई, तो वो उसकी पूरी नस्ल में, उसकी पूरी जनरेशन के अंदर में वो ट्रेवल करने लगेगा, वो जो एरर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, तो इसलिए इसको केवल हमने सोमेटिक सेल जीन थेरेपी के तौर पर ही अनुमति दी है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल है, तो अगर कोई प्रभावित होगा भी तो वो केवल एक जनरेशन तक ही उसका प्रभाव रहेगा। एक्स वीवो, इन वीवो ये तो छोड़ते हैं, हमने कल कर लिया था। भारत के अंदर में करीब 70 मिलियन लोग हैं जो किसी तरह की जेनेटिक डिजीज से प्रभावित हो सकते हैं। जो कॉमन जेनेटिक डिजीज हैं वो है हीमोफीलिया, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। हीमोफीलिया ये ब्लड का डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया ये भी एक ब्लड का डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया ये भी ब्लड का एक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये तीनों ब्लड के डिसऑर्डर है। इसके अलावा और भी कई तरीके की जेनेटिक डिसीज मतलब पूरी दुनिया में व्याप्त है, भारत में व्याप्त है। तो जीटीपी को कंट्रोल करना, जीटीपी मतलब जो जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने का जो उद्देश्य है, उसके अंदर हम सभी को, डॉक्टर्स को, रिसर्चर को, रेगुलेटरी कमिटीज, ये सभी उसके स्टेक होल्डर होंगे। उद्देश्य है ह्यूमन राइट, सेफ्टी और डिग्निटी का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये इंसान का मौलिक अधिकार है। क्यों हम किसी के ऊपर जीन थेरेपी नहीं कर सकते, क्यों नहीं करनी चाहिए एथिक्स के अलावा, संवैधानिक रूप से? सर कौन सा कल एक्सप्लेन किया था आर्टिकल 20? आर्टिकल 20 नहीं, वो कंसेंट के लिए था, वो उसके लिए था जब हम जीन क्या बोलते हैं, जीन फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, और जीन फिंगरप्रिंटिंग करते समय हम किसी को बाध्य करें कि भाई आपको ब्लड देना ही पड़ेगा, आपको उसके लिए सैंपल देना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते अगर हम किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट केस कर रहे हैं। और वो केवल एक एक्सेप्शन रखी गई है कि यदि वो केस अति गंभीर धाराओं में है, यानी कि उसको 7 साल की ज्यादा की सजा हो सकती है, तब ऐसे केस में वो डीएनए फिंगरप्रिंट उससे बिना कंसेंट के लिए लिया जा सकता है, अन्यथा उसकी कंसेंट अनिवार्य होगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये डीएनए फिंगरप्रिंट उसके खिलाफ जा सकता है, और हमारे संविधान में ये प्रावधान दिया गया है जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके खिलाफ गवाही देने के लिए, खिलाफ विटनेस बनने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। तो वो आर्टिकल 20 के अंदर इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंट है। परंतु यहाँ ह्यूमन राइट का इशू इसलिए है जीन थेरेपी, क्योंकि हम सबका एक फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। 21 है ना सर? जी, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये हमें अधिकार देता है कि हमें जीवन का अधिकार है। तो अगर कोई हमें जीन थेरेपी ये कहकर इलाज, जीन थेरेपी से किस तरह से इसका राइट टू लाइफ बिगड़ सकता है? भाई हमने ये कहा कि, मैंने कहा कि ये जीन थेरेपी जो है ले लो, इससे बढ़िया आपको ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
आपने इस विश्वास में, ठीक है, इस विश्वास में कि भाई ये डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इन्होंने मुझे ये दवा दी है तो ठीक ही दी होगी, आपने वो दवा ले ली, आपने अपने जीवन को बेहतर करने के लिए दवा वो ली, परंतु वो दवा से आपको नुकसान हुआ, वो जीन थेरेपी सही नहीं थी। तो ऐसे में उस व्यक्ति का जो बेसिक ह्यूमन राइट है, दैट इज राइट टू लाइफ, वो आपने खतरे में डाल दिया। हो सकता है उस जीन थेरेपी से उसकी जान चली जाए, हो सकता है उस जीन थेरेपी से उसको जीवन भर कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। दोनों स्थितियों में उसका राइट टू लाइफ हम प्रभावित कर रहे हैं। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट है, इसीलिए ये आवश्यक है कि जीन थेरेपी को मॉनिटर किया जाए। इस जीन थेरेपी को मॉनिटरिंग के लिए जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड इवोल्यूशन ये कमेटी बनाई गई है, जो इस प्रकार की जितनी भी डाइवर्स बायोमेडिकल रिसर्च है, उन सभी स्टेक होल्डर्स को, ये सबको की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उनका ध्यान रखेगी, ये इस नियम के अंतर्गत प्रस्तावित है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी इस जीन थेरेपी रेगुलेशन के अंदर बनाई जाएगी। इसके अलावा एक एथिक्स कमेटी बनाई जाएगी। ये हर हॉस्पिटल के अंदर में एक एथिक्स कमेटी होगी कि एक एथिक्स की कमेटी होनी चाहिए। जो जितनी भी रिसर्च होती है इनमें एक एथिक्स का एंगल भी होता है कि हमें किसको देनी चाहिए। जो मैं अभी क्लिनिकल ट्रायल की बात कर रहा था, उनके लिए पूरे भारत के अंदर में एक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से क्लिनिकल ट्रायल करा सकता है, पहले उसको इस रजिस्ट्री के अंदर में अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा, अपना ये कराना पड़ेगा कि मैं ये क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहा हूँ, ये इस मेरे क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य है, इससे ये फायदा होगा। वो कराकर ही आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल है इसमें क्या एथिकल इश्यूज आप देख पाते हो? इसमें कोई एथिकल इशू है क्या क्लिनिकल ट्रायल में? हम्म सर उसमें सर जो भी इंसान पे हो रहा है उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, मतलब वो जीवित भी रह सकता है या उसको कोई इफेक्ट भी हो सकता है। काफी सारी जीन्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल। अभी बता एथिकल डायलेमा है क्या इसमें? जीवन में हमें बहुत बार ये एथिकल डायलेमा का सामना करना पड़ता है। समझते हो एथिकल डायलेमा? जो व्यक्ति अपना सैंपल देगा किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो करेगा वो भी तो व्यक्ति हैं, खुद उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने प्रोफेशनल के खिलाफ ही जाके वो काम करे जो कि ह्यूमन के लिए अच्छा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल किसी भी डॉक्टर के लिए, आपने बात बिल्कुल सही रखी, दोनों के लिए, मरीज के लिए, उस डॉक्टर के लिए, उस अस्पताल के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा एथिकल डायलेमा है। एक ऐसी चीज, एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक नई चीज की जा रही है, हमें ये नहीं पता कि उसका क्या परिणाम निकलेगा। जिन चीजों का परिणाम पता होता है वो ठीक है, पर हमें उसका परिणाम नहीं पता। मैंने आपको एक दवा, मैंने थ्योरेटिकली कुछ भी दवा बनाई और मुझे लगता है कि ये दवा मेरी ठीक है, परंतु मैं उस किसी इंसान को जब उसे देने जा रहा हूँ या किसी भी जीव को जब देने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक भय होगा, यार क्या इससे क्या असर हो जाए। तो डायलेमा ये हो सकता है कि एक डायलेमा ये हो सकता है, मैंने कोरोना की दवाई बना ली, मुझे लगता है कि कोरोना की दवाई सही है, परंतु मुझे ये डर है यार कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरा अपना पूरा जीवन खराब हो सकता है, ठीक है, किसी दूसरे की जान जा सकती है। तो क्या मुझे इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो ये जो रिस्क है ये एक डायलेमा है, एथिकल डायलेमा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो गया, मान लो मैंने एक दवा बनाई और मुझे लगता है कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, मैंने वैज्ञानिक रूप से थ्योरेटिकली सब चीज जांच कर ली, पर हर चीज तो मैं जांच नहीं कर सकता। कोई भी जो है परफेक्ट और भगवान मतलब वो वाली के श्रेणी में तो आता नहीं है, परफेक्ट नॉलेज तो किसी के पास नहीं है, हर कोई किसी न किसी तरीके से कम हो सकता है। तो
ऐसे में एक भय रहेगा, परंतु ये एक्सपेरिमेंट करना फिर जरूरी है क्या? करना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरा पक्ष इसका ये भी हो सकता है, फिर ऐसा खतरा मोल ही क्यों ले रहे हो? फिर सर वो डिजीज एलिमिनेट नहीं होगा ना, उसका वैक्सीन नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति और वो डॉक्टर ये खतरा नहीं उठाएगा तो पूरा सोसाइटी उस खतरे को उठाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें 1% भी चांस है उस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के, तो सोसाइटी को, उस कंट्री को, पूरी दुनिया को कितना फायदा होगा। वो पूरी दुनिया जो है उससे लाभान्वित होगी। कोरोना फैल रहा है, इसमें लाखों लोग मर रहे हैं, तो हमें नहीं पता उससे क्या असर हो सकता है। तो ये भी एक दूसरा पक्ष है उसका, कि यदि हम ये रिस्क नहीं उठाएंगे तो भी नुकसान हो रहा है, अगर उठाएंगे तो भी नुकसान हो सकता है। तो दोनों साइड वो है। तो ये एक एथिकल डायलेमा है, और बहुत सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में। इसलिए एक एथिक्स कमेटी हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, ये इसकी रिकमेंडेशन है। और 19 में वहीं पर ये जीन थेरेपी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होंगे, जहां पर ये ऐसी एथिक्स कमेटी होगी जिन अस्पतालों में। तो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है, हर अस्पताल की अपनी एथिक्स कमेटी है, और टॉप लेवल पे जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड एवोल्यूशन कमेटी है। सर बोलिए। जितना आजकल रिसेंटली जो प्रेजेंट टाइम में एथिक्स को हम प्रायोरिटी दे रहे, पहले नहीं था ना ऐसा? पहले का क्या मतलब हुआ? मतलब किसको हम बोलेंगे पहले? अगर आज से 10-5 साल के पीछे बैक में जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। एथिक्स हमेशा इंसान को प्रभावित करता रहता है। ऐसे में ये हो सकता है कभी कभी हम ब्लाइंड हो सकते हैं कुछ फैक्ट्स के लिए, पर एथिक्स की समझ कभी कभी डिफरेंट डिस्टॉर्टेड समझ भी हो सकती है। जैसे कि एक इंसान के राइट, ह्यूमन राइट इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट है? अगर आज से 50 साल पहले चले जाए, अगर हम 1900 से 1950 के दशक का इतिहास जैसा देखते हैं, उस समय इंसान के अधिकारों का बहुत कम मतलब हुआ करता था। इस समय से पहले, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं इसलिए बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर करता रहता हूँ। आप लोग सोचते भी होंगे क्या चल रहा होती है, वर्ल्ड वॉर करते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, मतलब दोनों वर्ल्ड वॉर ने मिलके, और उसमें विशेष रूप से सेकंड वर्ल्ड वॉर ने हमें इंसानों के अधिकारों के प्रति, ह्यूमन राइट्स के प्रति हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको, बहुत चेतना को काफी ज्यादा स्ट्रांग, मजबूत किया। लोग, ऐसी बात नहीं कि लोग जानते हमेशा से थे ह्यूमन राइट, पर उससे पहले जैसे 1945 तक क्या स्थिति थी पूरी दुनिया में, अति राष्ट्रवाद का दौर था। अति राष्ट्रवाद मतलब जिंगोइज्म, हर कोई मेरा देश, जर्मनी मेरा देश, ठीक है, इटली मेरा देश, कि मेरा देश महान है, बाकी सब घास कूड़ा है, ठीक है, हमें ही अधिकार है, हम सुपीरियर नस्ल है और दूसरे नहीं है। और ये चीज ऐसा नहीं कि जर्मनी और इटली ने की, दूसरे फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर भी यही एरोगेंस था। इंग्लैंड के अंदर भी यही एरोगेंस था जब वो दूसरे देशों को जा जाके स्लेव बना रहा था, तो वहां के लोगों में भी यही एरोगेंस था। इस अति राष्ट्रवाद और इस एरोगेंस में क्या हो रहा था, इंसान के जो ह्यूमन राइट है, अब जैसे अंग्रेजों की बात की जाए, अंग्रेज मतलब फिर भी ये बात माननी पड़ेगी, फिर भी जो ह्यूमन राइट के प्रति एक बेसिक पर समझ रखते थे, पर वो समझ वैसी नहीं थी जैसी आज है। पर जैसे इन अंग्रेजों की एक्टिविटीज को देखा जाए, जब अंग्रेज लोग ये बोर्ड लगवा रहे हैं कि जो है यहाँ पर इस सड़क पर इंसानों का और कुत्तों का आना मना है, तो ये क्या हुआ? ये कितना इनडिग्निफाइड है, इसमें और कुछ नहीं है, इससे कुछ वैसा नुकसान नहीं हो रहा। आप किसी एक खास सड़क पर अगर लोगों को नहीं चलने देंगे, उससे और कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत है कि आप इंसानों को और जानवरों को, मतलब उनको इनडिग्निफाइड करने के लिए, उनकी डिग्निटी को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, उसके सम्मान को खत्म करने के लिए उनको जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है 1945 तक होता रहा। उसके बाद का ये जो दौर हुआ, उस दौर में धीरे धीरे लोगों के अंदर में ये चेतना बढ़ी कि नहीं, इंसान के अधिकार महत्वपूर्ण है,
और इंसान के अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बात धीरे धीरे हमें रियलाइज हुई। क्यों आपको लगता है कि इंसान के अधिकार, ह्यूमन राइट मजबूत होने चाहिए? क्यों इंसान का अधिकार हमें, जैसे हमने एक बार चर्चा की हो कि क्या कोई एक टेररिस्ट है, वो था कौन, एक फेमस टेररिस्ट जो बॉम्बे में मिला था, कसाब। कसाब। अब कसाब को वहीं क्यों नहीं गोली मार दी गई? मार देनी चाहिए थी या नहीं मार देनी चाहिए थी? उसको क्यों जेल में रखा गया? एक तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात मानेंगे हम, क्योंकि उसने कोई गलत काम तो किया है, वो ठीक है। अभी ह्यूमन राइट कमीशन और उस पक्ष पे ना जाके सीधे से सवाल पूछ रहा हूँ, कमीशन छोड़ो, जो किताब में लिखा है वो सब भी छोड़ो। किताबें तो हमने बनाई है ना, कानून तो हमने बनाया, संविधान हमने बनाया। संविधान अगर ठीक नहीं है तो हम बदल भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। संविधान तो हमारे जैसे लोगों ने ही बनाया है। तो अब मुझे ये बताओ कि कसाब को अगर गोली मार देते हैं तो क्या दिक्कत, क्या है इसमें, समस्या क्या है? समस्या बहुत सारी थी सर। अगर हम अगर उसको कॉज को जानने की कोशिश करेंगे, जो रियल में वो इस तरह से प्रकृति में ढला है, तो कोई ना कोई उसका रीजन है। प्लस हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इससे बड़ी भी विपदा हमारी कंट्री के ऊपर और भी आ सकती थी। तो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसे सडनली ऐसा नहीं किया। और एक हमने ह्यूमन राइट्स के जो हमारे जो ह्यूमन है, मानव है, उसको भी बता के रखा कि उसको भी एक पक्ष दिया कि वो अपनी बात रखे। Exactly. ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि हमारे को चाहे कुछ भी हो, हम जैसे अब ये तो क्रूरतम स्थिति है, कसाब एक क्रूरतम स्थिति में, उसने सैकड़ों लोगों को मारने में, बॉम्बे में जो हत्याकांड किया गया, उसमें सैकड़ों लोगों को मारने में काम किया गया। परंतु फिर भी हम ये मानते हैं, हमें मानना चाहिए कि हर व्यक्ति को, जो खराब से खराब व्यक्ति है, उसे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। उसको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फेयर ट्रायल आवश्यक है। बिना फेयर ट्रायल के हमें किसी को, बेशक उसको बाद में फांसी दे दी गई, वो बिल्कुल ठीक है, जो भी जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया गया। पहली बात कि उसे अपनी बात कहना। दूसरी बात कि वो अधिकार हम एक न्यायाधीश को, जो उस काम के लिए रखा गया है, गोली मारने वाला कौन होगा? गोली मारने वाला कौन होगा? अगर हम गोली मारने वाली बात करते हैं कि उसे गोली मार दो, कौन मारेगा उसको गोली? पुलिस या एक कांस्टेबल। साधारण पुलिस का कांस्टेबल, ठीक है भाई, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है ना, कुछ भी उसका नाम रख दो, बेचारे को जबरदस्ती ऐसा कोई कानून में कहीं कोई पोस्टिंग निकलती है क्या? ऐसी कोई नौकरी निकली है जिसमें कहा गया हो कि हमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चाहिए? ये तो हमने फैशनेबल वो तो टर्म्स विकसित कर लिए हैं जो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, ऐसी कोई नौकरी नहीं होती, ऐसा कोई पद नहीं होता। अगर आप कहीं ढूंढ के बताओगे कि भैया इसकी पद कहाँ पर है, आपने एसपी का पद सुना होगा, एसएसपी का पद सुना होगा, एसएचओ का पद सुना होगा, आपने हेड कांस्टेबल का पद सुना होगा, इंस्पेक्टर का पद सुना होगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का कौन सा पद सरकार के अंदर है? ऐसा तो कोई पद अभी तक बना नहीं है। ये तो फालतू की फिल्मी वो है, जो जहाँ लोगों को समझ है नहीं और वो अपनी अपनी समझ थोपते हैं। यहाँ पर जो गोली मारने वाला बेचारा एक अदना था साधारण पुलिस का सिपाही है, जो कि अधिकांशतः अपने अधिकारियों के ऑर्डर के अंदर है। जो जनरल डायर ने गोली कांड कराया पंजाब में जो हुआ था अमृतसर में, तो क्या जनरल डायर ने सबको गोली मारी? नो उसने सर। मारी होगी, उसने तो ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों को कि भाई गोली मारो, उन्होंने मारी, ठीक है। वो बेचारे बंधे हुए हैं, पुलिस का सिपाही तो ऑर्डर के अंदर बंधा होता है। वो उसे आप कहोगे वो तो बाध्य है, जो यूनिफॉर्म तो आपको ये सिखाती है, अगर आप अपने सीनियर के डायरेक्ट ऑर्डर्स का पालन ना करो तो आपके अंदर सीरियस वो हो जाएगा, केस होगा, ठीक है। आर्मी में तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे। आपको मानने होते हैं ऑर्डर, आपके पास चॉइस नहीं होती। अगर आपका सुपरवाइजरी ऑर्डर वो ये कह रहा है कि गोली मारो, तो आपको गोली मारनी है, चाहे आपको ये अधिकार नहीं है जानने का कि भाई ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या ठीक है क्या गलत है। आपको जजमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको केवल
ऑर्डर्स का, आदेशों का पालन करना होता है। ये हमारा सिस्टम है, पुलिस सिस्टम जो यूनिफॉर्म सिस्टम होता है वो यही कहता है। तो अगर ऐसे में हम ये काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बेचारे पुलिस अधिकारी, साधारण से पुलिस अधिकारी जिसकी बहुत समझ नहीं हो सकती, जो फैक्ट को नहीं जान सकता, जो आदेशों से अधीन है, वो इस फैसले को करने के लिए बाध्य है। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को नंबर एक उस फेयर ट्रायल से वंचित कर रहे हैं। जिस न्यायाधीश का जो काम है, ये काम न्यायाधीश का हो सकता है। कसाब का अपराध ऐसा हो कि उसे फांसी दी जाए, कसाब का अपराध ऐसा हो कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए, कसाब का अपराध ऐसा हो कि उसको आजीवन कारावास देने की जरूरत पड़े, हो सकता है उसका कोई अपराध ही ना हो, पर ये फैसला कौन करेगा? हो सकता है वो व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है आपको कोई एक घटना है, आपको केवल ये पता है कि ये मारा गया, पर वो क्यों ऐसा हुआ उसकी जानकारी तो आपको नहीं है। तो ये सब कुछ काम, और इसके अलावा भी ह्यूमन राइट्स का जो पक्ष है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर हम दुनिया में शांति चाहते हैं, लॉन्ग टर्म शांति चाहते हैं, क्योंकि जब ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा तो क्या होगा, शांति खत्म होती है। हम हो सकता है थोड़ी देर के लिए एम्यूज हो जाए, जैसे आज के समय में हम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से एम्यूज्ड होते हैं। एम्यूज मतलब आज के समय में हमें लगे कि बड़ा अच्छा हो रहा है, ये तो बढ़िया हो गया, फिल्मी तरीके से जैसे दिखाया गया। ये बहुत गलत अप्रोच है। हमने देश में, यानी कि हम न्यायाधीश को, जुडिशियल सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं। हमने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम डिवीजन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी बनाई क्यों है? तो आप तो वापस यानी कि जुडिशरी को खत्म कर रहे हो। लेजिस्लेटर, कोई कानून नहीं है। जब वो पुलिस वाला किसी को गोली मार रहा है, जिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की हम बात करें, वो गोली मारता है तो क्या होता है? वो तो बस एक एग्जीक्यूटिव, जो राजा ने कह दिया, जो मंत्री ने सरकार में जो से आदेश मिला उसमें वो पालन कर दिया। तो अल्टीमेटली तो आप लेजिस्लेचर को खत्म कर रहे हो और जुडिशरी को खत्म कर रहे हो। वापस किसकी ओर जा रहे हो? राजशाही की ओर, जहां हर चीज एक व्यक्ति डिसाइड कर देता है किसको गोली मारनी है। कसाब मेरा दोस्त है तो इसके 100 गुना माफ है। कसाब मेरा दोस्त नहीं है तो चाहे उसने कुछ गलती की है नहीं की है, इसे गोली मारनी है। तो ऐसा जो ये जो इस तरीके का जो सिस्टम होगा वो हमारी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह कर देगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम को तबाह कर सकता है। इसके लिए जरूरी होता है कि हमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का हर जगह पर, जो हम चाहे बेसिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, वहाँ इसको रियलाइज करना चाहिए कि हम मानव के अधिकारों का, इंसान के अधिकारों का ध्यान रखें। अगर इंसान के अधिकारों का ध्यान नहीं रखते तो कुल मिलाकर हम लॉन्ग टर्म में अशांति, ठीक है, जो पीस है उसको भंग कर रहे हैं। उससे पीस का नुकसान होता है, और वो पीस धीरे धीरे हमारे लिए बाद में किसी न किसी तरीके से हम पर ही वापस आकर पड़ता है। हम वापस अपने जीन पर आ जाते हैं। तो जैसे कुछ ये डेफिनेशन है। जीन क्या होता है? जीन इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए और आरएनए। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोडक्ट लाइक आरएनए और प्रोटीन। जो आरएनए और प्रोटीन हमारे शरीर में बनते हैं वो जीन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। व्हाट इज अ जीनोम? जो सीक्वेंस ऑफ जीन्स है वो जीनोम कहलाता है। ह्यूमन जीनोम, जो हमारा कुल मिला के जितने भी जीन्स और पूरा का पूरा डीएनए है वो मिलकर जीनोम कहलाता है। इसको हम क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स और जीन्स के अंदर में डीएनए में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे शरीर में करीब 3.2 बिलियन बेस पेयर होते हैं। जो वो AGCT है वो करीब 3.2 बिलियन टाइम्स रिपीट करता है। जर्म लाइन, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये बेसिक हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे एग और स्पर्म से हमें प्राप्त होता है। जीनोम मैपिंग और सीक्वेंसिंग, जीनोम मैपिंग ये वो तरीका होता है
जिसके द्वारा हम सभी बेस पेयर्स की पहचान करते हैं और उनके ऑर्डर को पहचानते हैं कि वो कहाँ पर क्या है। इसका लाभ ये होगा कि यदि कोई म्यूटेशन है, कोई वेरिएशन है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। जीनोटाइप, जीनोटाइप होता है जो हमारे जीन का, कि जीन क्या है, जीन क्या बताता है, ठीक है, डीएनए वहां पर क्या बता रहा है, और इसी का उलट होता है, उलट नहीं होता, इसी का जो रिजल्ट होता है, जो ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, जीन तो हमारे अंदर है, सेल के अंदर है, परंतु इससे जो परिणाम निकलता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी निकलती है, चाहे वो हमारे देखने में जो बदलाव है, उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर इसके कारण बनता है, वो उसे हम जीनोटाइप, फिनोटाइप बोलते हैं। इसके बाद है क्रिस्पर, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोपिक रिपीट, ठीक है, ये क्रिस्पर, ये टेक्नोलॉजी है, ये डीएनए टारगेटिंग करने के लिए, ठीक, इस टेक्नोलॉजी का, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डीएनए के लिए एक तरीके से कैंची का काम करता है, कि इससे हम अपने डीएनए को, जो जीन सीक्वेंस है, उसको एडिट कर सकते हैं। ये दो दुनिया के पहले बेबीज हैं, लुलू एंड नाना, जो जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज हैं, जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के द्वारा जिनका जन्म हुआ, मतलब जिनमें ये जीन एडिटिंग, ऐसे बेबीज हैं जिनमें ये जीन एडिटिंग की गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेम सेल पर। स्टेम सेल की हमने बात की, तो स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं, जैसे मैंने कहा था, कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, यानी कि ये बहुत अलग अलग तरीके के सेल टाइप में, टिश्यू टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं। सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना होकर आगे के जो बेसिक हमारे टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे स्किन सेल, बोन सेल, रेड सेल, अलग अलग तरीके। यहीं पर है जर्म सेल। जर्म सेल ऐसे सेल हैं जो गैमेट से, बेसिकली इनके अंदर यही क्षमता होती है कि ये वापस किसी भी जेनेटिक, किसी भी सेल में हो सकते हैं, और ये बेसिक इंग्रेडिएंट है जर्म सेल हमारे रिप्रोडक्शन का, जो किसी को जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके बुनियादी, उसका बुनियादी हिस्सा है हमारे जर्म सेल। रेट्रोवायरस, अब ये रेट्रोवायरस की 2 मिनट बात करेंगे। हम सबका बेसिक जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हम सबका बेसिक जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सर डीएनए होता है। ठीक है, सभी जीवों का? नहीं, वायरस का सर आरएनए भी होता है। तो कुछ ऐसे वायरस है, जैसे लगभग सभी जीवों के लिए हम ये मान सकते हैं कि सभी जीवों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, एक अपवाद भी है। वो अपवाद, एक वायरस भी सारे नहीं, कुछ, ज्यादातर वायरस भी डीएनए से होते हैं, बट कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये इनका जेनेटिक मटेरियल होता है इन वायरसेस का, और इस प्रकार के वायरस को बोलते हैं हम रेट्रोवायरस। रेट्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रो? सर पुराना। यस, पुराना। हम पीछे रिपीट करते हैं, पीछे जाते हैं। रेट्रो, जैसे आज के समय में म्यूजिक के सेंस में भी शब्द को इस्तेमाल किया जाता है
कि जो है म्यूजिक लौट के आता है। तो हमारे जो रिट्रोवायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आरएनए से पहले जब उनको रिप्रोड्यूस करना डीएनए बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, उल्टे चलते हैं। नॉर्मली जो साइकिल है वो ऐसे चलती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन के द्वारा हमारा शरीर विकसित होता है। ये नॉर्मल सीक्वेंस है हर जीव में। परंतु यहाँ उल्टा एक कदम होता है, पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं, फिर वो डीएनए से आरएनए प्रोटीन बनाते हैं। ये एक सिस्टम इनका ये अलग तरीके का है। और ये रिट्रोवायरस होते हैं। HIV ह्यूमन, सर इसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं ना? हाँ जी, सर इसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं ना? रिवर्स प्रोसेस को नहीं, रेप्लिकेशन होता है डीएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन। जब जो हमारे जर्म सेल में होता है, जब हमारे जो जर्म सेल होते हैं रिप्रोडक्शन के समय में, ये जर्म सेल फर्दर डीएनए बनाते हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों में जाने वाले हैं। जब हम विकसित हो रहे होते हैं तो या हमारे अंदर अपने अंदर सेल का ग्रोथ हो रहा है, तो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये आरएनए फिर प्रोटीन में टूटता है, उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, yes. तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस HIV एक हमारा रिट्रोवायरस है। ट्रांसजीन, ठीक है, ट्रांसजीन ऐसा जीन जो आर्टिफिशियली किसी व्यक्ति के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया हो, ट्रांसजीन कहलाता है। ठीक है, जो आर्टिफिशियली किसी के शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाने वाले जीन को हम ट्रांसजीन बोलते हैं। ये एक फैसिलिटी है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये NSG फैसिलिटी कि हम जो है भारत के अंदर में भी हमारा जो जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो हम ये NGS के अंदर में इस टेक्नोलॉजी के अंदर में ये सांगेर मेथड, ठीक है, जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग और काउंसलिंग के द्वारा से फायदा हो सकता है। प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग का मतलब, प्रीनेटल का मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले जब बच्चा गर्भ में है, ठीक है, जब बच्चा अपनी अर्ली स्टेजेस में है, बनने की अवस्था में है, तो यदि हम गर्भ में या गर्भ में होने से पहले स्क्रीनिंग करें और पेरेंट्स की काउंसलिंग करें कि आप ये चीजें करिए, ये चीज मत करिए। इवन मैरिज में भी काउंसलिंग होनी चाहिए, जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए कि उससे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक अध्ययन होना चाहिए। जैसे कुंडली मिलाने की बजाय लोग इस प्रकार के जेनेटिक उसको मिलाएं तो आने वाले जो उनके बच्चे होंगे उनके लिए काफी फायदा हो सकता है। तो इसी तरीके की जो जेनेटिक स्क्रीनिंग और काउंसलिंग जो होने वाला बच्चा है उसकी की जाती है, जिससे कि हम उसके अंदर जो संभावित जीन है उनके बारे में जान सकते हैं। और अगर किसी को इलाज की आवश्यकता है ताकि अर्ली बर्थ के पहले ही उसका डायग्नोसिस हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में हमने जो है एक ऐसा बैक्टीरिया बना लिया है जो कि पूरी तरीके से सिंथेटिक डीएनए पर आधारित है। एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया बनाया गया है जो फुल्ली सिंथेटिक और ऑल्टर्ड डीएनए कोड से बनाया गया है। तो ये जो सीक्वेंसिंग की मैं बात कर रहा था, तो जिसमें हमने जीनोम में सिंथेसाइज्ड, जो हमने लैब में सिंथेसाइज्ड जीन है, उससे रिप्लेस करके इस बैक्टीरिया को बनाया है। तो ये एक खोज है और इसका अपना चैलेंज भी हो सकता है। जो फिल्मी हम साइंटिफिक फिक्शन मूवीज में देखते हैं
उस तरीके के इससे परिणाम भी हो सकते हैं। परंतु विज्ञान इसी तरीके से काम करता है कि जहां पर हम एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हैं। ये समझ आ गया ना आखिरी वाला? यस सर, इसी मेथड से यस सर सर। क्लोनिंग भी होता है क्या? वो क्लोनिंग लोग बोलते हैं कि मैमथ का क्लोन लेके वो लोग फिर से मैमथ बना देंगे। क्लोन अलग चीज है, क्लोन अलग चीज है, डीएनए सीक्वेंसिंग अलग चीज है, दोनों में अंतर है। क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग में आप ये समझिए कि सबसे बेसिक चीज हमारे पास क्या है। हम ये बोल रहे हैं कि हम जिस चीज से बने हुए हैं वो हमारा डीएनए है, ठीक है। तो अगर मैं ये डीएनए का इस्तेमाल करके चाहूं तो पूरी तरीके से, अगर मैंने लैब में अपना डीएनए बनाया, मेरे को अगर ये पता है कि हमारे इंसानों के शरीर में 3.2 बिलियन बेस पेयर होते हैं, मैं ये 20 पेयर्स को इकट्ठा करके दोबारा से लैब के अंदर में पूरा डीएनए क्रिएट कर दूं और उस डीएनए से बेबी बना दूं, तो वो हो सकता है वो सेम ही बनना चाहिए जैसा वो डीएनए है, जैसा बायोलॉजी में होता है वैसा ही होना चाहिए उसमें। अगर कोई मैंने गड़बड़ नहीं की, पूरी तरीके से वो सही किया, तो वो किया वही काम उसी तरह से डीएनए को लैब में बना के डीएनए को ये ई कोलाई नाम का वायरस बनाया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया बनाया गया। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इसको लैब में निर्मित डीएनए के द्वारा बनाया गया। क्लोनिंग एक अलग चीज होती है। क्लोन होता है यदि हमारे पास एक सेल है, कोई एक सेल हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उस सेल का मतलब उस सेल को मैं फोर्सिबली रिपीट वो कराता हूँ, रिप्रोड्यूस कराता हूँ लैब के अंदर में। नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन होता है वो नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जो हायर बींग्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह को छोड़ दिया जाए तो 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक जीव अपनी कॉपीज ही बना देता है, वो जीव अपनी ही कॉपी बनाता है। जैसे हम फोटो क्या बोलते हैं, फोटो स्टेट करना या फोटो खींच देना, तो आइडेंटिकल आइडेंटिकल वो बना लेता है, अपनी ही कॉपी बनाता है, उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। परंतु जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स के अंदर में ये मौजूद होता है, फंगस और लोअर जो किंगडम है उसमें तो होता है, परंतु हायर किंगडम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को के संभव नहीं होता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, एक कुछ क्रोमो मतलब आधा जो डीएनए है वो मेल से और आधा डीएनए फीमेल से प्राप्त होता है, और उन दोनों के मिक्स करने से एक जो नया जो बच्चा बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है। तो जो हायर मैमल्स, हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये चीज नहीं होती है, परंतु उसी चीज को लैब में किया जा सकता है कि हम फोर्स करके एक सेल से उसकी कॉपीज बना दें, उस डीएनए मटेरियल को निकालकर उस डीएनए से उसकी बहुत सारी उसकी कॉपी बना दें और पूरा जीव से उसी से पूरा का पूरा वो जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने कहा कि मैमथ, तो मैमथ उससे बना दिया जाए। ये थ्योरेटिकली संभव है, क्लोनिंग आज के समय में होती है। जैसे वो शीप थी, क्या नाम था उस शीप का? शीप डॉली। डॉली, हाँ डॉली जो है क्लोन थी। क्लोन मतलब शीप नॉर्मली ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, पर किसी एक सेल को लिया गया, उस सेल के अंदर क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, उस जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे जर्म सेल में इंट्रोड्यूस किया गया, उस जर्म सेल को फर्दर डिवाइड किया गया और उससे ये पूरी शीप पैदा हो गई, ठीक है। और इसमें कोई दूसरे पेरेंट इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये प्रोसेस कहलाता है क्लोनिंग।
ये जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डीएनए, जिसकी बात कर रहे हैं सिंथेटिक डीएनए की। मतलब यहाँ पे डीएनए हमें कहां से मिला? डॉली के लिए डीएनए कहां से मिला से है? शीप से, ठीक है, उसकी मदर से, पूरा का पूरा। और दूसरी जगह जो ई कोलाई जिसकी जो सिंथेटिक बनाया गया, वो उसका डीएनए कहां से मिला? लैब में, ठीक है। इसके लिए कोई मदर नहीं है, ये हमने लैब में बना लिया डीएनए। यहाँ डीएनए हमें किसी बायोलॉजिकल सोर्स से मिला है, यहाँ किसी से नहीं मिला। ये दोनों में अंतर है इसलिए क्लोनिंग में और ये जो सिंथेटिक डीएनए से बनाया गया जीव, जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, वो दोनों मतलब फंडामेंटली डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है सर। भारत में जो अभी डीएनए सीक्वेंसिंग की बात चल रही है, तो भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने भी अपना जो सीक्वेंसिंग का ये एक प्रोजेक्ट किया है, जिसका नाम है मानव, ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, जिसके अंदर में हम ह्यूमन बायोलॉजी को का एक एटलस बनाएंगे, कंपाइल करेंगे, कर्टेल करेंगे, और मॉलिक्यूलर, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म लेवल पर इस डाटाबेस को तैयार करेंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा कहलाता है मानव। ये भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके द्वारा किया जा रहा है। अंदर जो भारतीय साइंटिस्ट हैं वो पूरे शरीर का, एवरी सिंगल टिश्यू का, इंसान के जितने भी सिंगल टिश्यू, हर टिश्यू है, उस टिश्यू का मैपिंग करेंगे, डीएनए मैपिंग करेंगे, उसके डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे, जिससे हमें टिश्यूज के अंदर जो होने वाले बदलाव है, जो डिजीजेस है, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। इस काम को करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो है NCCS, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे। तो ये मिलकर, और इसको फंड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, मानव एटलस प्रोग्राम। इसमें जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें काम कर सकते हैं, और इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम जो फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर मैपिंग कर सकेंगे, आगे हमारी जो मेडिसिन है उसको ज़्यादा पर्सनलाइज करके और उसे बेहतर किया जा सकता है। अगला ये कार्यक्रम है जिसका नाम है उम्मीद। उम्मीद, उम्मीद की फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ठीक है, आनुवांशिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऐसे रोग जो हम अपने परिजनों से इनहेरिट करते हैं। हम अपने परिजनों से बहुत कुछ इनहेरिट करते हैं, अपना जीवन उनसे हमें मिलता है, ठीक है। तो इस इनहेरिटेंस में कभी कभी हमें कुछ बीमारियां भी उनसे हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, इनका इलाज करने के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है जिसका नाम है उम्मीद, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? नंबर 1, अवेयरनेस पैदा करना। लोगों के भीतर आज भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत लिमिटेड अवेयरनेस है, बहुत कम जानकारी है। इवन तो डॉक्टर्स के अंदर भी इसकी जानकारी बहुत ही सीमित है। तो पहला चैलेंज तो ये है कि हम मरीजों के भीतर में और डॉक्टरों के भीतर में इन जेनेटिक डिसऑर्डर के प्रति जानकारी पैदा करें, उनको ये बताएं कि हाँ, इनका इलाज संभव है, आप इनको ठीक कर सकते हैं, मतलब इनके लिए कुछ किया जा सकता है। अन्यथा आमतौर में डॉक्टर लोग, हम लोग क्या मानते हैं कि अरे भाई ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात को करना कि नहीं, इसको ठीक बेहतर किया जा सकता है। दूसरा काम करने का है इस कार्यक्रम के तहत टू एस्टेब्लिश डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल्स। हमारे यहाँ देश में जो जेनेटिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो लैब चाहिए,
वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। बहुत ही कम ऐसे संस्थान हैं जहाँ इस तरीके की जो स्पेशलिस्ट लैब्स हैं वो मौजूद है, क्योंकि ये कॉमर्शियली लेस वायबल होती है, इसलिए इसमें कोई पैसा भी खर्चा नहीं करता है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि जो ये मेडिकल जेनेटिक्स है इसकी तमाम मरीजों तक पहुंच सकेगा। इस कार्यक्रम को भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लीड कर रहा है, और इसके अंतर्गत निदान केंद्र, वही जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, निदान केंद्र, निदान की फुल फॉर्म है नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए इस तरीके के निदान केंद्र बनाए जाएंगे जो कि क्या क्या करेंगे। नंबर 1, काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, काउंसल करना, माँ बापों को समझाना कि आपको ये चीज करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो वो काउंसलिंग करना। प्री नेटल टेस्टिंग, व्हाट इज प्री नेटल टेस्टिंग? सर वोम में ही सर, चेक करना। होम में ये चेक करना कि हमारे बच्चों को कोई, होने वाला बच्चा है उसको कोई समस्या तो नहीं हो सकती, खासतौर में जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो कि हाँ उसको है, तो फिर उसका फिर मैनेजमेंट, डायग्नोज करने के बाद उसका मैनेजमेंट करना कि आप कर क्या सकते हैं। प्रेगनेंसी में है तो अगर अर्ली स्टेजेस में है और वो जो डिसऑर्डर है लाइफ थ्रेटनिंग है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको तुरंत अबॉर्ट करा देना चाहिए। नॉर्मली जेनेटिक डिसऑर्डर अगर टाइमली, और क्योंकि अबॉर्शन का एक टाइम लिमिट है, ठीक, मेडिकली जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, एमटीपी का क्या टाइम है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का? 3 months मैक्सिमम मे बी। नहीं, 20 वीक्स। जो परमिसिबल टाइम है वो 20 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसे मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रेफरेबली 12 वीक में, जो आपने बोला 3 हफ्ते तक होना चाहिए, परंतु 12 वीक 3 महीने में होना चाहिए, परंतु 5 महीने तक का गर्भ मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके बाद हमारा जो कानून है वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि उससे मदर को और उस बच्चे दोनों के जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए उसको नहीं किया जा सकता। और ये इशू इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज के समय में काफ़ी मांग है इस बात को लेके। 2-3 इम्पोर्टेंट केसेस हो गए हैं जिसमें ये मांग की गई कि हमारे को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अनुमति दी जाए, क्योंकि होने वाले बच्चे के अंदर में गंभीर प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या उसको गंभीर तरीके की समस्या है जो कि आने वाले बच्चे के जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। परंतु वो मेडिकल टर्मिनेशन नहीं हो पाया, उसका कारण है कि ये जो 20 हफ्ते का टाइम है वो बीत चुका था। तो 2-3 इम्पोर्टेंट केसेस हुए, आपको पता रखना चाहिए कि ये 20 हफ्ते का समय है, इसको 24 हफ्ते बढ़ाए जाने के लिए, या कम से कम कुछ खास केसेस में कोर्ट की अनुमति के द्वारा, डॉक्टरों की पैनल के द्वारा उसको किया जाने का प्रावधान दिया जाना चाहिए। ऐसी एक बहस चल रही है। तो ये निदान, अगर ऐसे में कुछ होता है तो हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। इसके बाद अगला इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम इस कार्यक्रम के चलते देश के अंदर में स्किल्ड क्लिनिशियन, ऐसे डॉक्टर ह्यूमन जेनेटिक्स के, क्योंकि देश के अंदर में ऐसे डॉक्टरों का जिनको जेनेटिक्स की जानकारी बहुत अच्छी हो, उनका सीरियस अभाव है। क्योंकि अगर ऐसे में पता भी चल जाता है तो हमारे को ऐसे डॉक्टर मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए विशेष तरीके से डॉक्टर्स को भी तैयार करना चाहिए जो ह्यूमन जेनेटिक्स के एक्सपर्ट हो। और महिलाओं का, प्रेग्नेंट वुमेन का और न्यू बॉर्न बेबीज का, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद भी उनका टेस्ट, जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेज हैं, कॉमन इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेज हैं, उनका टेस्ट किया जाना चाहिए सभी अस्पतालों में, जिससे कि कम से कम अगर किसी बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो तुरंत अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए, और जिससे उसको मैनेज किया जा सके। जो भी हम उसकी सहायता कर सकते हो, जो भी जितना भी इलाज संभव हो इलाज हम कर सकें। तो ये जो है काम
इस कार्यक्रम उम्मीद कार्यक्रम के अंदर करने का है। अगला जिस कार्यक्रम को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इंडिया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो जैसे दुनिया ने, हमने बात की थी 1992 या 93 में दुनिया में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ऐसा ही जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत ने भी अपना जीनोम को स्टडी करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसके लिए करीब 238 करोड़ रुपए को निर्धारित करके एक तरफ एलोकेट किया गया है, जिसके द्वारा जीन मैपिंग की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 2 नेशनल लेवल के साइंस नए स्कीम्स को इनिशिएट किया गया था और इस स्कीम में 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशन जिसमें कि IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी शामिल है बेंगलोर का, तो इनको शामिल करके IITs को शामिल करके ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए 238 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है, वो इसके लिए नोडल पॉइंट का काम करेगा। ये 10,000 लोगों से उनके जेनेटिक सैंपल को लेगा और एक रेफरेंस जीनोम ग्रिड बनाएगा। अब ये मुझे कोई बताएगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये जीन सीक्वेंसिंग? सर डिजीज को क्योर करने के लिए। नहीं, पर हम Related- तो क्यों कर रहे हैं? मतलब कर तो दिया, बाहर हो गया ऑलरेडी, तो हमारा क्या उद्देश्य है इसे करने का? हम इंडिया में सर एक होगा वेरिएशन के लिए, शायद जेनेटिक वेरिएशन के लिए एक होगा, और तो हम लोगों को अपने यहाँ करना इसलिए जरूरी है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो यूरोप में और अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किया गया, तो उसमें जो सैंपल भी है वो किसका होगा? वहाँ के लोगों का होगा। परंतु यदि हमें यहाँ के भारत के जो डिफरेंट लोग हैं जो उनके अंदर वेरिएशन है, क्योंकि ऐसा नहीं है, यूरोपियन और भारतीयों के भीतर भी जो रेशियल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बेशक वो बहुत कम है परंतु है, तो उनका अध्ययन करने के लिए ये आवश्यक है। यहाँ की बीमारियां अलग हैं, यहाँ की आवश्यकताएं अलग है, यहाँ का जीन पूल अलग है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने देश के भीतर भी इस प्रकार का जीनोम प्रोजेक्ट करें जिसके अंदर हम इसका अध्ययन करें। इसका एक प्रिकर्सर था, ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR ने 1008 इंडियंस का एक इंडिजेन प्रोग्राम नाम से जीनोम सीक्वेंस का कार्यक्रम किया था। तो इस कार्यक्रम की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इसका क्या महत्व है, क्यों हमें इसे करना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंस है? तो नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कॉकेशियंस के ऊपर किया गया है। यूरोप के अंदर जो रेस है वो कॉकेशियन रेस है। भारत के अंदर में भी मिक्स है कॉकेशियन रेस, परंतु यहाँ पर और भी निग्रोइड रेस है। भारत के अंदर में कौन कौन सी रेस मिलेंगी? अब किसी को कोई एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट है? रेस के कंसेप्ट को समझते हो? रेस के कंसेप्ट को तो समझते ही हो। हाँ या नहीं, ये बताए बस। नहीं, मैं ये मान क्या? सर ठीक है, सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं, हम रेस को तो समझते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हम आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि एक रेस नाम की चीज होती है, बायोलॉजिकल रेस इंसान के अंदर में। यूरोपियन लोग होते हैं जो कि गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, और ठीक है, उनके अपने फिजिकल फीचर्स हैं। हम इंडियन में बहुत सारी वैरायटी है। इंडिया में बहुत सारे, इंडिया में ऐसे भी लोग हैं, जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया पंजाब के तरफ चले तो वहाँ पर हमें
ऐसे लोग मिलेंगे जो फेयर है, टॉल है। फिर अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ लोग शॉर्ट हाइट के हैं, लेसर हाइट के हैं, ठीक है। जो जो क्या बोले मैं, उनका जो वो होता है, स्टाउट शब्द होता है, स्टाउट होते हैं, ठीक है। और जैसे नोज है, उनकी नोज अलग तरीके की होती है। जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं उनकी नोज का शेप अलग है। तो इस तरीके के बहुत सारे। फिर इधर अगर हम नॉर्थ ईस्ट में इस तरफ चले जाएं, वहां पर हमारे को मोंगोलॉइड रेस देखने को मिलती है, ठीक है। जो जिनके फीचर, जिसको हम बोलते हैं ना नेपाली, या हम आम भाषा में जिस तरीके के स्लैंग वर्ड भी यूज कर देते हैं कभी कभी, तो उस प्रकार के फीचर हमें देखने को मिलते हैं, जिनके अलग फीचर्स है। तो अलग अलग हिस्सों में इसके अलावा पुराने ट्राइबल लोग हैं भारत के अंदर में, मध्य प्रदेश और वहाँ पर गोंड जनजातियां, कई सारी ऐसे जनजातीय लोग हैं जो अपने बिल्कुल और पुराने फीचर्स को लेके चलते हैं। तो भारत में मुख्यतः जो रेशियल कॉम्पोजिशन है उसमें कॉकेशियंस हैं, उसमें मोंगोलॉइड्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ के लोग रहते हैं वो मोंगोलॉइड है। उसमें फिर नीग्रोइटोरियस के भी लोग हैं, जैसे कि अंडमान में कुछ लोग हैं, और उसमें मिक्सिंग है नीग्रोइटो। फिर उसके अलावा द्रविडियन रेस एक और बीच में वो है, जो साउथ में और महाराष्ट्र इस इलाके में, और इनका आपस में मिक्सचर भी है। ये रेस कोई भी भारत के अंदर में प्योर नहीं है, कहीं भी प्योर नहीं है। भारत को ये कोई अपवाद नहीं है, कहीं भी रेशियल पूरी तरीके से मतलब आइडेंटिटी नहीं रहती है। देयर इज ऑलवेज सम मिक्सिंग ऑफ रेशियल कॉम्पोजिशन। परंतु इन रेशियल कॉम्पोजिशन में कुछ इलाकों में खास तरीके का के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ इलाकों में अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इन जो अलग अलग रेशियल फीचर्स हैं, इनके अध्ययन करने की हमें आवश्यकता है। और क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जिसमें कि कॉकेशियंस हैं, अर्बन मिडिल क्लास का ही सैंपल लिया गया है, तो वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, इसमें सभी लोगों के सैंपल लिए जाए। तो भारत ने अपनी कैपेसिटी को, इंडिजिनस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए, अपना खुद का डाटाबेस बनाने के लिए, जीनोम डाटाबेस, ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिससे हम अपने देश के, इसके अलावा इससे ये भी फायदा होगा कि हमारे देश में जो बीमारियां हैं या जो ट्रेड्स, जो गुण हैं हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, उनको पहचान सकेंगे और यहाँ के जो जीन पूल का डिटेल्ड अध्ययन कर सकेंगे। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन है कि हम बायोलॉजिकली कैसे पैदा हुए, तो इसको भी हम समझ सकेंगे। इंट्रा स्पीशी इवोल्यूशन, इंटर स्पीशी इंटरेक्शन, ये सब हम इससे जीन जेनेटिक स्टडी के द्वारा पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो सोशियोलॉजिकल इंटरेक्शन है, कौन से लोग कब आए, कहाँ से आए, किस तरीके से, कहाँ के लोग हम कहाँ से आए। तो भारत में भी क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया से लोग आए हैं, कुछ लोग यहाँ के ओरिजिनल थे, उनको डिस्प्लेस किया गया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं भारत में। क्योंकि वैज्ञानिकता का कल्चर थोड़ा सा कम है, तो इसलिए हम इनके बारे में नहीं पढ़ पाते। नहीं तो हमारा देश बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। हमारे देश में लगातार बाहर से लोग आने का एक सिलसिला चला हुआ है। हमारे जैसे ना, अगर मैं ये बोलूं कि आप में से किसी की, मैं किसी की भावनाओं को हित नहीं करना चाहूँगा, परंतु जैसे भारत में लगातार लोग दूसरे एरिया से आते रहे। आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए, जो अपने आप को आर्यन ऋग्वैदिक कल्चर के लोग थे। उसके बाद में शक, ठीक है, हूण, ये लोग आए। भारत में जो राजस्थान के अंदर में काफ़ी सारे लोग हैं, जो पंजाब में काफ़ी लोग हैं, वो लोग इस सब शक और हूण से हैं। बाद में फिर मुस्लिम्स आए, ठीक है, फिर बाद में अंग्रेज आए, और मुस्लिम्स में भी अलग अलग वेव्स में लोग आए हैं। अफगानी लोग आए,
पर्शियन लोग आए, तुगलक आए, अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग समय पर आए। तो भारत में ये जो लगातार आने का सिलसिला है वो लंबे समय तक चलता रहा है। मतलब अब तक का भारत का इतिहास अगर आप देखेंगे, अंग्रेजों से आने के पहले का इतिहास, तो भारत में लगातार लोगों का आना होता ही रहा है, मतलब हजारों सालों का। और उसका अध्ययन अगर हम करें तो ये माइग्रेशन पैटर्न हमें अपने जीन्स से मिल सकता है। अगर हम जेनेटिक स्टडी ठीक से करें तो हमें मालूम हो सकता है कि हमारे जीन्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन से क्षेत्र के जीन, हम किसके साथ अकेले हैं, किसके साथ किसके जैसे हैं। इसके अलावा ये जो हमारा जो जीनोम प्रोजेक्ट है, ये हमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, उनके अध्ययन में भी विशेष सहायता देगा। तो ये हमारा हुआ जीन थेरेपी, जीएम क्रॉप विल टेक सम टाइम। जीएम क्रॉप कल करें, जीएम क्रॉप या आज ही कर ले? अभी मेरे पास 5-6 मिनट है, जल्दी जल्दी तो मैं करा सकता हूँ। इंट्रोडक्शन क्रॉप्स का सब कल करें। कल करें, ठीक है, कल करते हैं। कोई आपके सवाल हो इससे संबंधित तो वो पूछ लेते हैं, यस क्योंकि मैं जल्दी में से नहीं कराना सर। चाह रहा, आराम से कराऊंगा तो ठीक लगेगा सर मुझे। हाँ बोलो। अगर हम जीन की कोई पर्टिकुलर चेंज करते हैं तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? करते हैं चेंज, जीन को कोई चेंज करते हैं, यही बोल रहे हो ना? जी जीन को चेंज करते हैं, ये कहना चाहते हो ना? जी जी। अच्छा, जीन को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं? बेसिकली इस सवाल का जवाब अभी भी ओपन एंडेड है, लार्जली ओपन एंडेड है, क्योंकि इसके बारे में हमारी बहुत लिमिटेड ही समझ है। क्योंकि अभी इस तरीके के चेंजेस करना बड़े स्तर पर, बहुत ही क्लिनिकल ट्रायल के स्तर पर हो रहा होगा, इसके अलावा ये बड़े स्तर पर नहीं हो रहा। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, कुछ उदाहरण की निश्चित रूप से कुछ प्रभाव पड़ता है, पड़ सकता है, पड़ता है। जैसे अगर हमने डॉली शीप की बात की थी, तो डॉली शीप ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, डॉली शीप के अंदर में कोई जेनेटिक चेंज नहीं किया गया था, ये केवल एक क्लोन था जिसमें जो डीएनए था वो उसके पेरेंट से लिया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, फोर्सिबली उसको डिवाइड किया गया, तो डीएनए में कोई बदलाव नहीं किया गया। परंतु ये जो डॉली शीप थी, इसकी डेथ समय से पहले हो गई, इसको कई सारी जो बोन्स के डिसऑर्डर हो गए थे, कुछ साल तक तो ये ठीक रही, शायद 3 साल तक, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि निश्चित इसका प्रभाव पड़ता है, पर क्योंकि ये जो साइंस है ये इतना अभी भी अनडिस्कवर्ड है कि इसके बारे में ठोस तरीके से कह पाना आज के समय में हमारे लिए संभव नहीं है। सर जेनेटिक चेंज मैक्सिमम टाइम में केवल डिजीज को क्योर करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए किया जाता है सर? नहीं, बहुत सारे और चीजें किया जा सकता है, डिसीज के क्योर करने, वैक्सीन बनाने के लिए, इवन जैसे अभी हम ये पढ़ेंगे जीएम क्रॉप्स जो होगा, इसमें जीन का मॉडिफिकेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि हम उनको ज्यादा कॉमर्शियल पर्पज के लिए, ये प्योरी तरीके से जब हम हाइब्रिड पढ़ेंगे, फार्म प्राप्त करें इसलिए। हाँ, तो ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए, जिससे कि हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी हो सके, तो अनलिमिटेड यूसेज है। जो अभी का जो खासतौर में ह्यूमन जेनेटिक जो चीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंसानों पर हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो उसमें जो मेनली फोकस अभी के समय में केवल ये है कि हम डिजीज पर टारगेट करें। बट यू नेवर नो, जब एक बार ये चीजें होने लगेंगी, जब अगर मान लो सक्सेसफुल हुआ ये एक्सपेरिमेंट, ये लगेगा कि हाँ जेनेटिक उससे फायदा हो रहा है, जीन को हम बदलाव कर सकते हैं, तो हो सकता है फिर हम ऐसे इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करने लग जाए कि कोई इंसान ऐसा बना दे जो बहुत मस्कुलर हो, कोई ऐसा इंसान बना दे जिसका ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, कुछ भी करने की लोग कोशिश कर सकते हैं, वो समय बताएगा, वो आज हम नहीं बता सकते। सर तो और जैसे सर सिकल सेल प्रेगनेंट एनीमिया में सर उसके सीक्वेंस को ही चेंज कर दिया जाता है, तो ये भी तो उसका एग्जांपल हो सकता है। किसमें सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है? सर सिकल सेल एनीमिया में
सिकल सेल एनीमिया में अपने आप चेंज होता है। हम ये करना चाहते हैं कि अगर उस सिकल सेल एनीमिया के जो फॉल्टी डीएनए है, उस फॉल्टी डीएनए को जो सही डीएनए है उससे रिप्लेस कर दें, तो हमारा जो एरर है, जो प्रॉब्लम है, बेसिकली जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है उसके अंदर में, उसमें गड़बड़ होती है। वो जो जीन उस ग्लोबिन नाम के उसको प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, उसमें गड़बड़ होती है। तो अगर उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए, उसकी जगह नया डीएनए जो नॉर्मल डीएनए है, सही डीएनए है, उसे लगा दिया जाए, तो वो ठीक हो जाना चाहिए। ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, परंतु इसके आगे अभी शायद उस पर काम नहीं हुआ है मेरी जानकारी में, कम से कम। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा थोड़ा टॉपिक से अलग क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, पूछो बिल्कुल। सर जैसे एक मतलब 2 दिन से सर चर्चा में टेली मतलब प्रॉम्प्टर जो अभी मतलब ये है चर्चा में सर, जो भाषण के लिए नेता लोग यूज करते हैं सर, मतलब उसमें ये समझ में आ रहा है सर, इधर से कोई लीडर अगर मतलब जैसे इधर से बोल रहे हैं तो उधर का जो फॉरेन उधर का कोई सुन रहा है तो क्या उसको सर वो ट्रांसलेट करके देता है, इधर से हिंदी बोल रहा है इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, या फिर वो कैसे क्या काम करता है? मैं नहीं जान रहा हूँ, तुम किस चीज के बारे में बता रहे हो? सर ये शायद जो अभी जो चर्चा हुई थी, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे और श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर थे, शायद उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या था मुझे नहीं पता। मैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, मैं न्यूज मतलब कम देखता हूँ, बहुत कम देखता सर हूँ। सर सर टेली सर बेसिकली इसमें इसमें ये जाना गया सर, जो इसमें नोट्स हाथ पर लिख के जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। वो रुक रुक के जब तक आप उधर से ही बोल रहे हैं तो आएगा यहाँ पर, जब तक ये पढ़ नहीं लेते तब तक वो डिवाइस डिलीट नहीं करेगा। लेकिन उधर के जो उधर उधर के जो मिनिस्टर थे सर, वो तो इंग्लिश बोल रहे थे और इधर के जो मतलब हिंदी बोल रहे थे। ये कंफ्यूजन है, क्या हिंदी को उधर इंग्लिश उनको ट्रांसलेट करके बताता है, या उधर के जो इंग्लिश बोल रहे हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता है? तो मुझे ऐसा करना है, इसको न्यूज शेयर करना, तभी मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा। कई सारी टेक्नोलॉजी इस पे काम कर रही है, जो इस काम को ये कर, सर ओबामा के टाइम से ये बहुत हाईलाइट हुआ था सर। वो अलग चीज है। जो ओबामा वाला है, वो यस ओबामा सर। वाला टेक्नोलॉजी था, उसे बोलते हैं डीप 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 लर्निंग नहीं, हाँ डीप लर्निंग उसमें यूज किया गया था। बेसिकली उसका सर नाम था, बेसिकली उसमें ओबामा के ही स्पीच को इस तरीके से एडिट किया गया था कि यस वो स्पीच ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में ओबामा ही बोल रहा नहीं है। सर, ये पर सर उस नहीं उसमें ऑपोजिट सर बताया गया था जे बराक ओबामा के समय हाईलाइट हुआ मतलब टेली प्रॉम्प्टर। ओबामा के समय में एक तो ये चीज आई थी, डीप फेक। डीप जी फेक, ठीक है। चलो कल करेंगे इस पे बात, डीप फेक क्या था। और जो तुम्हारा वाला इशू है ना, उसे मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय, टेक थैंक केयर। यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर।